Hello everyone, welcome back on my channel Commerce Excel. Today we are going to do part 5 of Purdy CPM. अगर आपने part 1, 2, 3 and 4 नहीं देखी है Purdy CPM की तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना। तो आज पार्ट 5 में हम क्या करने जा रहे हैं, तो पार्ट 5 में हम करने जा रहे हैं आज PERT। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो PERT क्या था? प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है, मैंने आपको याद हो तो मैंने अपने पार्ट फर्स्ट में पर्ट एंड सीपीएम में बताया था कि पर्ट क्या होता है और सीपीएम क्या होता है, उसकी डिस्टिंक्शन करवाई थी मैंने। ठीक है, तो जो सीपीएम होता है वो कब यूज किया जाता है? सीपीएम यूज किया जाता है जब हमने वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी जैसे प्रोजेक्ट कर लिया हो, जहाँ पे सर्टेनिटी और ड्यूरेशन की जो टाइम ड्यूरेशन और कंप्लीशन वो पता हो सर्टेनिटी से। लेकिन पर्ट कब यूज किया जाता है? जब हमारे पास बिल्कुल न्यू हम कोई चीज करने जा रहे होते, लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जहाँ से हमें पहले कोई आइडिया और पहले कोई फैक्ट्स नहीं पता होते कि कितना टाइम लग सकता है, कितना टाइम इसमें इन्वॉल्व है उस एक्टिविटीज को फुलफिल करने में, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो उस केस में हम पर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, सो एज यू नो कि पर्ट का यूज कब करते हैं? जब हमारे पास वो चीज ऑलरेडी हमने नहीं की होती। तो जैसे सीपीएम की बात करें, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, ये सारी चीजें क्या है, ये ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो अगर मेरे को दोबारा कहीं पे और बिल्डिंग बनानी है तो मैं क्या, मुझे पता है कि उस बिल्डिंग को बनाने में अगर मुझे एज इट इज बनानी है जो मैं पहले ही बना चुकी हूँ तो कितना टाइम लगने वाला है, तो उस सर्टेनिटी से पता होता है, तो उस टाइम सीपीएम यूज करते हैं। लेकिन जब मुझे रिसर्च करना हो, कोई नई चीज की डेवलपमेंट करनी है, तो मुझे सर्टेनिटी से टाइम नहीं पता होता, मैं पर्ट यूज करूंगी। तो पर्ट में जब टाइम, जो कंप्लीशन टाइम है प्रोजेक्ट की, सर्टेनिटी से नहीं पता होती, तो इस केस में हम किस टाइम और टाइम की कैसे एस्टिमेशन करें, कैसे प्रोजेक्ट कंप्लीशन का टाइम पता करें, कैसे हर एक एक्टिविटी के लिए टाइम शेड्यूल करें, वो हम इस पर्ट में कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, इसमें ना हम 3 तरीके के टाइम को कंसीडर करते हैं और उन तीनों टाइम को लेके फिर हम एक मीन टाइम कैलकुलेट करते हैं, और उस मीन टाइम को हम एक हर एक एक्टिविटीज के लिए जो कि प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होती है उसे हम देते हैं। और फिर हम अपने प्रोसीजर जो भी है, क्रिटिकल पाथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितनी लेंथ है प्रोजेक्ट की, वो सारी चीज हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ देखो, सी PERT work on the logic that any given activity in a project network unlikely to completed on time. Sometimes jobs may be completed before, कई बार पहले भी हो जाता है, than expected time, while at the other times unexpected circumstances may occur causing unplanned delays. So ऐसा भी होता है। ठीक है, so this method uses 3 times estimates for an activity। इस वजह से पर्ट में क्या है, 3 टाइम को कंसिडर किया जाता है। सीपीएम में सिर्फ एक ही टाइम दी होती थी एक्टिविटीज के लिए। लेट्स से एक्टिविटी ए के लिए 6 डेज दे रखा है, बी सी एंड सबके लिए अलग अलग टाइम्स दे रखा होता है, कोई एक ही टाइम दिया होता है। ठीक है, क्योंकि सर्टेनिटी से वहाँ पे जो टाइम की सर्टेनिटी है वो बिल्कुल फिक्स्ड रहती है, इस तरीके से वर्क होता है। लेकिन पर्ट में ऐसा नहीं होता, इस वजह से 3 टाइमों को कंसिडर करता है रेदर देन सिंगल एस्टिमेट। और वो कौन कौन से 3 टाइम है, कौन कौन से 3 टाइम्स एस्टिमेशन है पर्ट में, वो है आपके ऑप्टिमिस्टिक टाइम जिसे हम स्मॉल टी ओ से डिनोट करते हैं, देन मोस्ट लाइकली टाइम जिसे हम स्मॉल टी एंड एम से डिनोट करते हैं, देन थर्ड है पेसिमिस्टिक टाइम जिसे हम स्मॉल टी एंड पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, अब हम देखते हैं इसे थोड़ा अच्छे से। तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम की बात करूँ, दिस इज द शॉर्टेस्ट टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या है, ये सबसे छोटा टाइम होता है एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। इट रिप्रेजेंट एन आइडल एस्टिमेट, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि आइडल एस्टिमेट के इस टाइम तक सबसे छोटे ड्यूरेशन में एक्टिविटी को कंप्लीट किया जा सकता है। ऑप्टिमिस्टिक वे में हम टाइम को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, और अगर मैं मोस्ट लाइकली की बात करूँ तो दिस रेफर्स टू द टाइम दैट वुड बी एक्सपेक्टेड टू अकर मोस्ट ऑफ्टन इफ द एक्टिविटी वर फ्रिक्वेंटली रिपीटेड अंडर द एग्जैक्टली सेम कंडीशन। में मोस्ट लाइकली क्या, कौन सा टाइम होता है, वो टाइम होता है कि अगर हमने एक एक्टिविटी को फ्रिक्वेंटली अगर रिपीट किया है तो कितना टाइम अकर हो रहा है, वो टाइम हम मोस्ट लाइकली टाइम को कंसिडर करते हैं। और ये रिप्रेजेंट करता है एक मॉडल टाइम एस्टिमेट। और पेसिमिस्टिक टाइम जो होता है, दिस इज द लॉन्गेस्ट टाइम। ओके, पेसिमिस्टिक टाइम सबसे ज्यादा टाइम को डिनोट करता है एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए।
It is the worst time estimate and represents the time the activity would take if bad luck was faced. ठीक है, ये कुछ अनसर्कमस्टांसेस और कुछ बैड सर्कमस्टांसेस जब अगर हो तो एक्टिविटीज में ज्यादा टाइम लग सकता है, वो कितना मैक्सिमम टाइम और लॉन्गेस्ट टाइम लग सकता है वो टाइम शो करता है पेसिमिस्टिक टाइम. सो क्लियर, ऑप्टिमिस्टिक टाइम सबसे छोटा टाइम, सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी, देन मोस्ट लाइकली बीच का टाइम होता है, मॉडल टाइम होता है, एंड पेसिमिस्टिक सबसे लॉन्गेस्ट टाइम को डिनोट करता है. इन तीनों टाइम को कंसीडर करते हैं हम पर्ट में, और इन तीनों की हेल्प से हम एक मीन टाइम की कैलकुलेशन करते हैं, और वो जो मीन टाइम होता है उसी को हम यूज करते हैं एक्टिविटी के टाइम के कंटेक्स्ट में. ठीक है, तो वो जो मीन टाइम होता है ना उसको कंसीडर करते हैं हम उस टाइम की तरह, जैसे कि हमने सीपीएम में एक पर्टिकुलर जो टाइम दे रखी थी एक्टिविटीज को, हम उसके इक्वलेंट यहाँ पे कंसीडर करते हैं. क्योंकि आपको पता है तीनों टाइम को लेके आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक्टिविटी की प्रोजेक्ट जो ड्यूरेशन है और हर एक एक्टिविटी के टाइम ड्यूरेशन. ठीक है, तो हम एक मीन टाइम कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे करते हैं अभी हम आगे देखेंगे. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो तीनों टाइम होता है इसे हम एक बीटा कर्व से डिनोट और शो कर सकते हैं. सो बीटा कर्व आपका सीयर ये कुछ इस तरीके का होता है, आपके इस साइड से थोड़ा स्क्यूड शेप में होता है. ये बीटा कर्व क्या होता है, इट इज अ फैमिली ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो एक फैमिली होती है कॉन्टिन्यूस जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जैसे कि आपने बिजनेस स्टैट्स में पढ़ा होगा, तो उसकी ही उसी का एक फैमिली है ये बीटा कर्व. तो बीटा कर्व में जो आपका बिल्कुल दिस एंड, ये जो आपका है, तो पहले आप ये देखो, ये जो आपकी लाइन है ये आपकी प्रोबेबिलिटी शो होगी, और जो ये आपका ये सबसे ये वाला एंड है स्टार्टिंग एंड, ये आपको शो करेगा सबसे शॉर्टेस्ट टाइम. तो शॉर्टेस्ट टाइम तो ये होगा आपका ऑप्टिमिस्टिक प्रोबेबिलिटी. एंड जो आपका ये जो पीक से शो होगी लाइन, ये आपको शो करेगा मोस्ट लाइकली सबसे ज्यादा टाइम, क्या मतलब जो मॉडल टाइम होगा वो होगा आपकी मोस्ट लाइकली. एंड जो आपका ये रेड लाइन जो जा रही है ये शो करेगी आपकी एक्सपेक्टेड टाइम. एक्सपेक्टेड टाइम जो कि मैंने बताया तीनों ये जो टाइम है इसको कंसीडर करने के बाद हमें एक एक्सपेक्टेड टाइम मिलता है हर एक एक्टिविटी का, तो वो आपकी शो करेगी. और जो ये इस वाले एक्सट्रीम में जो शो होगा ये होगा आपका पेसिमिस्टिक टाइम को शो करेगा. तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम क्या करते हैं, इन टाइम्स को शो करते हैं. अभी हम इस कर्व पर कैसे आगे यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने में पर्ट के अंदर, वो अभी देखेंगे. सो फॉर नाउ आप ये समझ लो कि हाँ इन टाइम्स को किस तरीके से डिनोट किया जाता है बीटा कर्व की हेल्प से. सो इस टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटीज व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ द बीटा कर्व. नाउ सी, जो अभी हमने बात किया तो एक्सपेक्टेड टाइम हमें कैलकुलेट करना होता है, जिसका यूज करके हम एक्टिविटीज को टाइम उनका डिनोट करते हैं और प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल टाइम है वो कैलकुलेट करते हैं. बट बात आती है एक्सपेक्टेड मीन टाइम कैलकुलेट कैसे करेंगे उन तीनों जो टाइम अभी हमने हमें पीछे पढ़ा उन तीनों टाइम का यूज करके. तो हियर इज इट योर फॉर्मूला, टी आई इज इक्वल टू टी ओ प्लस 4 TM प्लस TP डिवाइडेड बाय 6. और ये क्या है, टी आई रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एक्सपेक्टेड मीन टाइम ऑफ ith एक्टिविटी, क्योंकि हम यहाँ हर एक जितनी भी एक्टिविटीज दी होंगी उन सबका हमें मीन टाइम कैलकुलेट करना है. तो हर एक के लिए इस तरीके से हम मीन टाइम उसका कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे आपका टी ओ है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, TM है मोस्ट लाइकली टाइम और जिसे मॉडल टाइम भी कहते हैं, एंड TP है आपका पेसिमिस्टिक टाइम. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हर एक एक्टिविटी का एक्सपेक्टेड मीन टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. देन अगर मैं बात करूं कि वेरियांस कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्टिविटीज का, तो जैसे वेरियांस क्यों कैलकुलेट करते हैं हम इसमें, तो क्योंकि हम यहाँ पे तीन अलग अलग एक्टिविटीज का कंसीडर कर रहे हैं, तो उन तीनों एक्टिविटीज में टाइम के वेरियांसेस है तो उनको कंसीडर करना इसेंशियल हो जाता है. इस वजह से हम पर्ट में वेरियांस को कैलकुलेट करते हैं. तो वेरियांस का फॉर्मूला है आपका वेरियांस इज इक्वल टू TP माइनस TO डिवाइडेड बाय 6 एंड द होल स्क्वायर. ठीक है, तो आपके यहाँ पे ये वेरियांस ऑफ ith एक्टिविटी, मतलब जैसे हर एक एक्टिविटी का हमें वेरियांस कैलकुलेट करना है, इस वजह से ith एक्टिविटी, TO आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम एंड TP आपका पेसिमिस्टिक टाइम शो कर रहा है. तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द वेरियांस. कैसे कैलकुलेट करेंगे, डोंट वरी, ये सारा हम एग्जाम्पल से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे. उससे पहले प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको माइंड में रखने पड़ेंगे. सी मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी हमने बीटा कर्व का यूज किया, तो बीटा कर्व का ठीक है बीटा कर्व यूज कर रहे हैं, बट क्या है कि जो आपकी सेंट्रल लिमिट थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग जो
इंडिपेंडेंट एक्टिविटी ड्यूरेशन होती है, जब हम उनको सम अप करते हैं तो वो एक हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है, हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वे में उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो जब हम इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीट करेंगे तो उसमें जो हमारा मीन टाइम होगा, जो मीन टाइम होगा ना, वो हमारा यहाँ पे टोटल टीई के इक्वल, मतलब जो टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम होगा उसके इक्वल उसको ट्रीट करेंगे, और जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टाइम, प्रोजेक्ट टाइम के इक्वल ट्रीट करेंगे। अभी मेरी बात क्लियर नहीं हुई होगी तो यहाँ पे आप पॉइंट्स देखो क्या है। तो जो टीई है, टीई आपको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। सो टीई आपका आएगा टीई प्लस टीई 1 टाइम, फिर 2 3 एंड इस तरीके से जो आपका के टाइम तक है उन सबका जो आप ये क्या शो कर रहा है, एक्सपेक्टेड टाइम हर एक एक्टिविटी की शो कर रहे हैं। तो जो भी आपकी एक्टिविटीज होंगी उनका जो सम अप करोगे आप, तो आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम मिलेगा। और जो वेरियांस है वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो वेरियांस भी इसी तरह होगा, हर एक एक्टिविटी के वेरियांस का सम अप होगा आपका वेरियांस, ठीक है, उस प्रोजेक्ट का टोटल वेरियांस। तो जो मैंने अभी कहा कि हम इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली और उसके बराबर ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसकी। तो यहाँ पे जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका म्यू लेंगे हम, वो यहाँ पे टीई के इक्वल लेंगे, और जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टाइम ऑफ दैट प्रोजेक्ट उसके इक्वल लेंगे। डोंट वरी, अभी हम बिल्कुल इसको अच्छे से समझेंगे कि कैसे इसकी, और ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हम कैलकुलेट करें प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करने के लिए पर्ट में, अभी हम कैलकुलेट करेंगे, डोंट वरी। तो जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे क्रिटिकल पाथ ऑफ द नेटवर्क इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेक्टेड मीन टाइम। जैसे मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे हम तीनों जो टाइम है हमारा, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक टाइम, इन तीनों टाइम को कंसीडर करेंगे, लेकिन जो अल्टीमेटली यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम एक्सपेक्टेड मीन टाइम को एक्टिविटीज को कैलकुलेट करने में, और एक्टिविटीज की कैलकुलेशन से हम नेटवर्क डिटरमाइन करेंगे, और नेटवर्क डिटरमाइन करके क्रिटिकल पाथ में फाइंड आउट होगा, मिलेगा। लेकिन जो एक्सपेक्टेड मीन टाइम है वो अल्टीमेटली किस पर डिपेंड है, वो तो उन्हीं तीनों टाइम पर डिपेंड है, ठीक है। देन फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इफ देयर आर टू और मोर क्रिटिकल पास अगर आ जाए इन अ गिवन नेटवर्क, देन वन विद द लार्जेस्ट वेरिएंस, जिसका सबसे ज्यादा वेरिएंस आएगा जिस क्रिटिकल पाथ का, उसे हम यूज करेंगे अपने टीई एंड वी की वैल्यू के लिए। ओके, ठीक है, मतलब म्यू और जो हमारा स्टैंडर्ड एविएशन होगा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जिसकी वेरिएंस सबसे ज्यादा होगा जिस क्रिटिकल पाथ के लिए। नाउ वी कैन सी आवर एग्जांपल। सो इस तरीके आपको क्वेश्चन होता है पर्ट में, जिसमें देख रहे थे आपको ये एक्टिविटीज गिवन है ए टू आई, इमीडिएट प्रीसीडर्स गिवन है इसकी, एंड देयर इज अ 3 टाइम्स। कौन कौन से टाइम दे रखे हैं आपके, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम, ये 3 टाइम दे रखे हैं जो कि पर्ट में कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है इस क्वेश्चन में, क्या बोला है हमसे, कंस्ट्रक्ट करना है नेटवर्क डायग्राम और डिटरमाइन करना है हमें क्रिटिकल पाथ, ठीक है। फिर पूछा है हमें कि प्रोजेक्ट का जो एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम है वो कितना होगा, ठीक है, हम ये भी बता देंगे। देन पूछा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए आपका विद इन 55 डेज। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 55 डेज क्या होगा। तो ये सारा कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहले हम स्टार्टिंग से करेंगे, तो हम स्टार्टिंग करेंगे अपने मीन एक्सपेक्टेड टाइम से। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे हम कौन सा टाइम कंसीडर करेंगे एक्टिविटीज के लिए, मीन एक्सपेक्टेड टाइम हर एक एक्टिविटी के लिए, क्योंकि 3 एक्टिविटीज दे रहे, 3 टाइम दे रखा है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीन एक्सपेक्टेड टाइम। मीन एक्सपेक्टेड टाइम का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है क्या, तो देखते हैं। calculation of expected mean and variance of the activities। so आपको ये जो पिंक कॉलम है इसमें हमने एक्सपेक्टेड मीन टाइम कैलकुलेट कर रखा है, ब्लू कॉलम में हमने वेरिएंस कैलकुलेट कर रखा है। तो एक्सपेक्टेड मीन टाइम का फॉर्मूला है आपका टी आई इज इक्वल टू टीओ, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम, प्लस 4 मल्टीप्लाई मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाय 6। और वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस का फॉर्मूला है आपका पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर। तो अगर मैं फर्स्ट एक्टिविटी की बात करूं तो आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम हो जाएगा 4, 4 प्लस मोस्ट लाइकली है आपका 6, सो 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 6
प्लस पेसिमिस्टिक टाइम है आपका 8, ठीक है, और इन सबको डिवाइड कर देंगे हम 6 से, तो हमारा आ गया एक्सपेक्टेड टाइम 6 डेज। ओके, इसी तरीके से बाकी एक्टिविटीज पे आपको एक्सपेक्टेड मीन टाइम कैलकुलेट करना है। और वेरिएंस कैलकुलेट की बात करूँ तो मैं अगर ए एक्टिविटी की मैं वेरिएंस की कैलकुलेशन की बात करूँ तो पेसिमिस्टिक टाइम है आपका 8, सो 8 माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम दैट इज 4, 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6, सो 4/6, सो 4/6 हो गया आपका। देन इसको 4/6 को आप डिवाइड करोगे तो कितना आया आपका 2/3, देन 2/3 का होल स्क्वायर कितना आया 4/9। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4/9 आपकी वेरिएंस आई है फर्स्ट एक्टिविटी की। इस तरीके से आपको सारी आज तक की एक्टिविटीज की एक्सपेक्टेड मीन टाइम एंड वेरिएंस कैलकुलेट कर देना है। आफ्टर दिस कैलकुलेशन अब हमें क्या करना है, नेटवर्क डायग्राम बनाने हैं। तो नेटवर्क डायग्राम के लिए हम आ जाते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और हम स्टार्ट करें नेटवर्क डायग्राम का। ऑल्दो मैंने बता दिया है नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाते हैं, बट मैं यहाँ पे भी बता दे रही हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए चीजें। तो कैसे करेंगे नेटवर्क डायग्राम, कैसे बनाएंगे इसका, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एक्टिविटीज को कंसीडर करते हैं। इसमें इमीडिएट प्रोसीजर और इमीडिएट जो उसकी वो एक्टिविटी है वो कंसीडर करेंगे। तो अगर मैं ए एक्टिविटी की बात करूँ तो ए एक्टिविटी का कोई इमीडिएट प्रोसीजर नहीं है, लेकिन बी और इसके सब्सिक्वेंट सारे जितने भी उन सबके ही क्या है इमीडिएट प्रोसीजर्स है। इसका मतलब जो फर्स्ट नोड से सेकंड नोड तक होगा वो सिर्फ एक ही एक्टिविटी होगी जो कि हमारी ए एक्टिविटी। सो हियर इज द फर्स्ट नोड, यहाँ से सेकंड नोड तक जाएगा और यहाँ और ये एक्टिविटी ए। सी हमें यहाँ पे थर्ड कॉलम में ओनली एक्सपेक्टेड मीन टाइम ही कंसीडर किया है, दैट इज टी हर एक एक्टिविटी की। क्यों? क्योंकि हमने कहा था जो हम तीनों टाइम का यूज करके एक एक्सपेक्टेड मीन टाइम कैलकुलेट करेंगे और उसी का हम यूज करेंगे अपनी एक्टिविटीज के लिए एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो इस वजह से जब मैंने यहाँ पे फर्स्ट नोट से सेकंड नोट मेरी कौन सी ए एक्टिविटी की है, तो ए एक्टिविटी के साथ मुझे टाइम ड्यूरेशन लिखना होता है, उस एक्टिविटी में कितना टाइम लगेगा। तो एक्सपेक्टेड मीन टाइम को हम कंसीडर करेंगे तो ए एक्टिविटी के लिए जो एक्सपेक्टेड मीन टाइम है वो आपका 6 डेज। तो मैंने ए के साथ इस वजह से यहाँ पे 6 लिखा है, ठीक है। फिर मैं बात करूँ कि उसके बाद जो हमारी सेकंड एक्टिविटी वो बी एक्टिविटी, और बी एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए ए एक्टिविटी का कंप्लीट होना जरूरी है एंड सी एक्टिविटी स्टार्ट होने के लिए भी ए एक्टिविटी का ही कंप्लीट होना जरूरी है। क्या कोई और ऐसी एक्टिविटी है जिसके लिए ए एक्टिविटी नेसेसरी है? नहीं, बी और सी ही है। इसका मतलब जहाँ पे ए एक्टिविटी कंप्लीट हुई वहां से 2 एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी। पहला है हमारा बी एक्टिविटी जो कि थर्ड नोट तक जाएगा, 8 डेज लगेगा बी को, और जो सेकंड है वो है सी एक्टिविटी जो कि सेकंड नोट से फोर्थ नोट तक जाएगा और सी को लग रहा है 8 डेज का टाइम ही। उसके बाद जो डी एक्टिविटी वो स्टार्ट होगी बी एक्टिविटी जहाँ पे एंड होगी। लेकिन एक और चीज ध्यान रखना, जहाँ पे हमें ये भी देखना है कि डी एक्टिविटी एंड का हो रही है। सी डी और एफ एक्टिविटी एक साथ एक पॉइंट पे एंड होगी। तो इसके लिए पहले क्या करना है, हमें डी एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ पे बी एक्टिविटी एंड होगी, ठीक है। यहाँ से आपकी डी एक्टिविटी यहाँ तक, ठीक है। डी एक्टिविटी 20 डेज का टाइम ले रही है। उसके बाद में आपका जो ई एक्टिविटी है वो भी आपकी बी एक्टिविटी से ही गई है, ठीक है। तो यहाँ आप देखो ये गई आपकी ई एक्टिविटी 5th नोट तक। देन मैं बात करूँ एफ एक्टिविटी की, तो एफ एक्टिविटी कहाँ है, जहाँ से सी एक्टिविटी फिनिश है वहां से एफ एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो अगेन आप इसको कंसीडर करोगे जो डी और एफ है एक ही पॉइंट पे फिनिश होना चाहिए, इस वजह से ये दोनों क्या है एक ही पॉइंट पे फिनिश होंगे। तो आपका यहाँ पे आ गया एफ एक्टिविटी जो कि 10 डेज ले रहा है। देन हम बात करें हमारी जी एक्टिविटी की, तो जी एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ जहाँ पे ई एक्टिविटी फिनिश हुई है। लेकिन ये भी देखो कि जी एक्टिविटी एंड का, और ये जी एक्टिविटी एंड होगी जहाँ पे जी और एच एक साथ मिले, एक ही पॉइंट पे जी और एच मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से 5th नोट से, तो 5th नोट से स्टार्ट होगा और 7th नोट पे खत्म होगा। ये है आपकी जी एक्टिविटी जो कि 8 डेज का टाइम ले रही है। देन एच एक्टिविटी मैंने क्या कहा, एच एक्टिविटी वहां से स्टार्ट होगी जहाँ पे डी और एफ दोनों ही मिल रहे हो। तो ये कहाँ है आपका, डी और एफ दोनों कहाँ मिल रहे हैं, ये मिल रहे 6th नोट पे। तो यहाँ से यहाँ तक आपकी कौन सी एक्टिविटी गई है, ये आपकी एक्टिविटी एच जो कि 2 दिन का टाइम ले रही है। और फाइनली हम आगे अपनी आई एक्टिविटी पे, तो आई एक्टिविटी के लिए जी और एच का एक ही नोट पे मिलना जरूरी है। तो ये आप देख सकते जी और एच एक ही नोट पे मिल रहे हैं, तो यहाँ से हमारी आई एक्टिविटी जाएगी जो कि हमारी 8th नोट पे जाके खत्म होगी। तो आई एक्टिविटी ले रहे 7 डेज का टाइम। सो विद द हेल्प ऑफ दिस हमें नेटवर्क डायग्राम हमने इसका बना लिया इस प्रोजेक्ट का। ओके, नाउ
अब हम क्रिटिकल पाथ हमें फाइंड आउट करना है। तो क्रिटिकल पाथ क्या होता है, एक अनइंटरप्टेड पाथ होता है फ्रॉम इनिशियल नोड टू टर्मिनल नोड। तो यहाँ पे कितने क्रिटिकल पाथ है, ये हमारा आप देख सकते हो 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7 एंड 7 to 8। और इसकी लेंथ क्या है 6 + 8 + 18 + 8 + 7 इज इक्वल टू 47। इसी तरीके से हमारा जो सेकंड पाथ है वो बनेगा 1 to 2, 2 to 3, 3 to 6, 6 to 7 एंड 7 to 8 जिसकी लेंथ आई है 43। एंड देन थर्ड है 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 7 एंड 7 to 8 और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 33। तो क्रिटिकल पाथ क्या होता है, क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ और लॉन्गेस्ट पाथ यहाँ पे 47। इसका मतलब जो क्रिटिकल पाथ है वो आपका 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7 एंड 7 to 8 ये आपका क्रिटिकल पाथ हो गया। सो ठीक है, हमने क्रिटिकल पाथ की कैलकुलेशन भी कर ली, हमने नेटवर्क डायग्राम भी बना लिया। तो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमने ठीक है हमने उनका उसका आंसर दे दिया। देन हमसे पूछा था ड्यूरेशन भी पूछा था, तो ड्यूरेशन भी बता दिया 47 डेज। यही होता है हमारा ड्यूरेशन सबसे ज्यादा 47 डेज ही होगा, वही हमें बताते हैं। सबसे जो लॉन्गेस्ट क्रिटिकल पाथ होती है वही हमें ड्यूरेशन भी देती है। तो इसका मतलब 47 डेज इसकी ड्यूरेशन हो गई। क्लियर। फाइनली हम आ जाते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे जिसमें पूछा गया था हमसे प्रोबेबिलिटी दैट व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 55 डेज। ठीक है, 55 डेज में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो सी ये जो आपका टेबल है इसमें हमने हमारी क्रिटिकल जो पार्ट थी वो थी 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 8। तो एक्टिविटीज होगी आपकी 1 to 2, देन 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 8 ये आपकी एक्टिविटीज होगी। और जो आपका यहाँ पे जो मीन जो टाइम था एक्सपेक्टेड मीन टाइम वो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग थी जो हमने कैलकुलेट किए थे एक्टिविटी से कॉरस्पॉन्डिंग है ये आपकी। 1 to 2 में आपका 6 डेज था, 2 to 3 में 8 डेज, 3 to 5 18, 5 to 7 8 डेज एंड 7 to 8 जो 7 डेज। ठीक है, तो इन सबका जो टोटल है वो आया 47। ये जो 47 है यही हमारा क्या है टीई है। टीई जो कैपिटल टी और ई जो मैंने बताया था वो क्या शो हो रहा था, ये शो हो रहा था हमें प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। और जो टीई है उसी को हम किसके इक्वल लेते हैं, उसको हम लेते हैं हमारे म्यू के इक्वल। क्योंकि हम यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे जो हमारा जो ये टाइम है जो इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज की ड्यूरेशन है इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में ट्रीट कर रहे हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे जो टीई जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होगी आपको उसे हम म्यू के इक्विवेलेंट लेंगे। और अगर मैं वेरियांस की बात करूँ तो वेरियांस इनके पर्टिकुलर जो थे वो था आपका 4/9 फॉर एक्टिविटी 1 to 2 एंड देन 25/9, 64/9, 16/9 एंड 1/9। सो वेरियांस का टोटल जो आया है वो आया आपका 12.222। तो ये वेरियांस है, लेकिन हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत होती है। तो वेरियांस है तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करेंगे हम उसका रूट कर देंगे। सो 12.222 का रूट जब आप करोगे तो ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि आया है 3.496। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। इस स्टैंडर्ड डेविएशन को और जो हमारा ये जो 47 है जिसको हम यहाँ पे अब म्यू ट्रीट करेंगे, ठीक है, उसका यूज करके हम प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सी हियर आपने बिजनेस स्टैट्स में किया होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके कैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे सो ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। तो जो आपका जो मिडल में शो होता है वो आपका म्यू शो होता है। तो म्यू है हमारा यहाँ पे 47। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी की 55 डेज में प्रोजेक्ट कंप्लीशन की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 55 आपका कहाँ शो होगा दिस साइड, तो ये हो गया आपका 55 डेज। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है। तो उससे पहले ये देखो जो आपका ये जो आपका राइट टेल और लेफ्ट टेल होता है, ठीक है, आपको याद हो तो बिजनेस सेट्स का। तो जो आपका लेफ्ट टेल और राइट टेल होता है ये दोनों ही आपका 0.5 और 0.5 शो करते हैं। ठीक है, देखो ये आपको पता है ये जो पूरा कर्व है ये आपको एक प्रोबेबिलिटी शो करता है और आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है। इस वजह से आपका 0.5 इस लेफ्ट टेल में और यहाँ राइट टेल में 0.5 और 0.5 शो करती है प्रोबेबिलिटी। सो वी हैव टू कैलकुलेट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी 55 डेज में प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कौन सा रीजन कैलकुलेट करना है बताओ। हमें कैलकुलेट करना है दिस वन। ठीक है, ये वाला रीजन ये हमें कैलकुलेट करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके तो प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है x लेस देन एंड इक्वल टू
55 डेज। तो जेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम यूज करते हैं एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे एक्स है हमारा 55 माइनस म्यू 47 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज 3.496। सो वी हैव जो जेड की वैल्यू आई वो है 2.29। अब यहाँ तो जेड की वैल्यू कैसे देखते थे, 2.29 की वैल्यू हमें देखनी है from the normal area table the value between mean and z 2.29 under normal curve है 0.4890। ये वैल्यू कैसे आई है तो मैं आपको बता दूं, जो आपको 2.2 इस तरीके की आपको टेबल गिवन होती है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जेड की टेबल है ये। तो जो आपको 2.2 है इसे आपको देखना है फर्स्ट कॉलम में और 0.09 ये आपको फर्स्ट रो में लोकेट करना है। तो ये रहा आपका 0.09, ठीक है। और ये दोनों वैल्यू जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, आप देख सकते हैं ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और वो वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू आपकी 0.4890 और यही वैल्यू हमने ली है, आप देख लो, ठीक है। तो ये आ गई हमारी 0.4890 वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू आने के बाद हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी फाइनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकती है, क्योंकि ये जो 0.4890 वैल्यू है ना, ये यहाँ तक की, ये देख रहे हो आप, ये पिंक जो आपकी लाइन है और ये वाली जो लाइन है आपकी, इसके बीच की जो जब ये पिंक लाइन और ग्रीन लाइन है, इसके जो बीच का जो है ना ये वाला रीजन, ये शो कर रहा है, ये इतनी प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है 0.4890 का। लेकिन हमें तो इस पूरी की पता चलनी करनी है प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या है, इस 0.4890 में हम ये 0.5 वाला रीजन भी जो है प्रोबेबिलिटी वो भी ऐड कर देंगे। सो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0.5 प्लस 0.4890 इज इक्वल टू 0.9890 और वी कैन से 98.9% इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि जो प्रोजेक्ट है वो 55 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। फाइन। तो इस तरीके से हम पर्ड में कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटीज भी कैलकुलेट करते हैं, अगर गिवन टाइम है कि इतना कब तक हो सकता है, और किस तरीके से क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से हम इसमें एक्टिविटीज की मीन टाइम कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं एंड ऑल द थिंग्स। होप सो क्लियर हो गया हो। थैंक यू सो मच।